Our disclaimer: we are the mutual fund distributor, so this is not an advice. This is just the data compilation of the अलग अलग जगह से जो डेटा मिला उसका just compilation है. This is not at all advice. This is not at all the we are not selling any product that way, because we are the mutual fund distributor. We are not a RI or a financial company. सो नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर से ही एक प्रेजेंट सिचुएशन जो है बाज़ार की, वो अगर आप देखेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 9 महीने में क्या हुआ और आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्या देख सकते हैं या फिर क्या डेटा बोलता है. एंड दैट इज़ द वन थिंग विच प्रॉब्ली जितने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जितना डेटा चल रहा है, मैंने कहा वाई आई कैन नॉट रियली कंपोज इट दिस डेटा फॉर यू एंड देन आई कैन जस्ट ब्रिंग दिस डेटा फॉर यू दैट वे टू जस्ट लुक एट द थिंग्स कि कैसे क्या चल रहा है. हम लोग देखते हैं आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट से रेस पूरी दुनिया में कहाँ क्या है, और ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनआरआईज है. तो ऑस्ट्रेलिया में 0.35%, यूएसए 1%, मलेशिया 1.75%, यूएई 1.5%, यूके 1%, साउथ अफ्रीका 3.75%, कनाडा 1%, मॉरिशस 2% एंड इंडिया 5%. सो दिस इज द एफडी के रेट चल रहे हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स कम टू नो कि व्हाट्स ग्लोबल इंडाइसेस क्या बोलते हैं. तो अगर ये ग्लोबल इंडाइसेस में देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस, तो आप देखेंगे ये वाईटीडी मतलब ईयर टू डेट और 1 ईयर का परफॉर्मेंस. So Hang Seng, then Shanghai, then Dow Jones, then Taiwan, then S&P 500, SME, SP, the Nifty and FTSE. Across the globe की हम लोग बात करें 20%, 25%, 17%, 16%, 10%. India is basically year to date 1 year is 5.19%. So we are far better compared to the rest of the world at this point of time. This is the one thing. Now, this shows that India has been corrected much, wherein the global market has been corrected more than, and the way actually it has been happened because of the valuation. The Indian market is not much expensive. मतलब इसका मतलब अगर Indian market बहुत ज़्यादा नहीं टूटे, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा expensive नहीं हम लोग. That is the one thing. Now, this table I'm going to put the extent of FIS selling also. ये एक FIS selling का table है. तो FIS की जो सेलिंग है, ये जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2009 में, तब हुआ था 5.24 और आज हुआ अक्टूबर 21 में 4.21. आप देखिए ये पिछले ऑलमोस्ट 11-12 साल में दिस वाज द हाईएस्ट एफआईआई सेलिंग विच हैज़ बीन डन. और उसके बाद में जो हुआ था, तो जितने तेज़ी से ये जाते हैं उतनी ही तेज़ी से ये आते हैं. तो आई बिलीव अगर ये हाईएस्ट हुई है तो उतनी ही तेज़ी से ये लोग वापस आएंगे. दैट इज़ द वन. सो देयर इज़ अ ह्यूज करंट in the Indian economy, and that current is very visible in the data analysis. Why the data analysis I'm speaking about? So there are 4 kind of balance sheets mainly which is driving the economy. The one is the corporate balance sheet, government balance sheet, banking balance sheet and individual balance sheet. एक individual balance sheet के बारे में एक बार समझने की कोशिश करते हैं. एक चार्ट बताएगा. अब देखिए 2003 से लेके 2017 की बात करो, मैं करंट की बात करूँ, प्राइस पर बिल्टअप एरिया जो है पहले 4000 था, 14000 हो गया. लेकिन परसेंट ऑफ सीजर जो रिटर्न है पहले 12% 2007 तक मिला करता था, अभी 2% का है करंट, राइट. और साइज़ कितना है, तो 900 स्क्वायर फीट की हम लोग बात करें, अभी भी 900 स्क्वायर फीट की बात करें. कॉस्ट ऑफ हाउस तो 3.25 लाख रुपये का 3.5 लाख रुपये हुआ करता था, अभी 900 स्क्वायर फीट का जो है वो अराउंड 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है. हम लोग ये प्रिसाइजली बॉम्बे सबअर्ब्स की बात करें. जो डेटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो EMI टू इनकम रेशो जो है पहले 40% का आज 26% है. मतलब EMI टू इनकम रेशो कम हुआ है. इसका मतलब कि लोगों के पास कैश ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है. पहले सारा EMI जो है वो EMI पे, सारा पैसा EMI पे करने में जाता था. अभी जो है द पीपल आर हैविंग द एडिशनल सरप्लस मनी. सो प्रॉपर्टी टू इनकम रेशियो जो है वो पहले 5.8 था. मतलब प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा थी, इनकम कम था. अभी प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा हो गया. दैट इज़ व्हाट एक्चुअली द पॉइंट विच आई जस्ट वांट टू मेक. तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बहुत मजबूत हुई है. इसके बहुत सारे मायने हम लोग आएंगे. As per the government, per se the government, the corporate balance sheet, banking balance sheet, or even the, you can say the इंडिविजुअल बैलेंस शीट के बाद हम लोगों ने जो बैंकिंग बैलेंस शीट की बात की, वो बहुत मजबूत है और ये स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अल्टीमेट है. अभी प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट सारी बंद हो गई है. मतलब बैंकों ने जितना पहले प्रोविजनिंग करते थे वो इट इज़ ऑलमोस्ट बंद है राइट नाउ. ग्लोबल सोर्सिंग जो है, भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल सोर्सिंग हब हो गया है. सो देयर हैज़ बीन अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग. मतलब चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी है वो इट इज़ रियली वर्किंग वेल. तो मैं एक दूसरे स्लाइड पे भी आता हूँ जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें PLI की जो स्कीम है वो चल रही है ना. डोमेस्टिक कैपेक्स रिकवरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. डोमेस्टिक कैपेक्स रिकवरी भी जो है ना वो काफ़ी मजबूती के साथ आई है. एंड आई बिलीव कि गवर्नमेंट कैपेक्स ऑन
फॉर्म 14 जो है 2023 के लिए जो इन्होंने रखी है वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स PLI स्कीम बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। दैट इज हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर। एंड द रिटर्न ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्री कैपेक्स इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी विच आई बिलीव दैट वी शुड रियली वर्क ऑन। So there are ample of reports available on across the platforms and data which research through that economical organizations which are indicating that India is emerging as the new powerhouse of the global front right now. We have 4 basic questions for you. मेरे पास 4 basic questions आपको पूछने। When the growth and stability of any of the country is so visible, then for what we are keeping always ourselves by not investing in India? That is the one. मतलब अगर इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है तो हम लोग क्यों नहीं सोचते इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव। नाउ अनदर क्वेश्चन, आर यू इन लाइन विद ट्रेंड? क्या हम लोग ट्रेंड के साथ है या ग्लोबल जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट जो है दुनिया में, क्या हम लोग उसमें सही में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दैट इज अनदर क्वेश्चन विच आई बिलीव दैट वी शुड हैव। Do we have the enough exposure and we are tapping an opportunity in the India or not? That is another question which I have. And where you are getting the growth, if not in India, then दुनिया की कौन से कंट्री में मिलेगी? That is the fourth question which I have. And एक रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन GDP has been grown by 8.7%, 22 in highest. PMI service touches 11 year high, 58.9 year में strong demand. India exports 30% jump हुआ है and widen is by 20.1 billion. In a labor market that's 8.8 million jobs, around 9 करोड़ लोगों को jobs मिले हैं, and that is something not small, it's really big. और trade deficit widen हुआ है $23.3 million, that is another story. And at the same time central cut taxes due to need, मतलब ये तो एक अलग story है, लेकिन at the same time इसका effect आने में time लग जाएगा. Now what is my point basically that why to keep the faith in India? So economy 2014 में क्या थी? See, this is not about Modi government, this is about हमारी कंट्री क्या है. दैट इज व्हाट द जॉब एक्चुअली गवर्नमेंट इज, राइट. तो 2014 में क्या होता है? इट इज़ अबाउट द इकोनॉमी का साइज 10, GDP का साइज 10 था, आज वो 6 नंबर पे आ गए हम लोग. दुनिया में हम लोग 10th नंबर पे थे, आज 6 नंबर पे आ गए. शेयर ऑफ ग्लोबल कैपिटल GDP 2.6 था, हम लोग 0.6 से बढ़ के 3.2 पे आ गए. Share of global trade for 2, it is 2.2 now. Share of global FDI flow, huge jump, 2.1 से 6.7. Auto production में India is now emerging the 4th biggest auto hub. Steel production 2nd biggest or steel production producer. Mobile phone 2nd biggest mobile producer. We were right now मैं कल का updated figure बताता हूँ, 102 the number of unicorns what we have. Earlier it was only 4. India's weight in BRICS is 21. See, it's huge jump. ब्रिक्स कंट्रीज में 13.5 का जो एलोकेशन था वो 21.5 का हो गया. इट्स ह्यूज जंप. EMs का जो वेट है वो जस्ट डबल हो गया. इट इज़ नॉट स्मॉल, इट जस्ट डबल, इट्स नॉट स्मॉल. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस 31 से हम लोग 10 पे आ गए. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 83 से 46 पे आ गए. WGI गवर्नमेंट गवर्नेंस इंडेक्स 103 से हम लोग 49 पे आ गए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 से हम लोग 62 पे आ गए. ऑलमोस्ट 50% एक्चुअली we have been grown in almost last 8 years. What the point which I just want to make here? The point is very simple. The point which I have is very simple. We believe in all the parameters. India is still an amazing destination for the global investing growth and would be the better leader in so many different segments. China and policy we certainly will bring a lot of FDI again in the industry in the India. And please do not forget 135 करोड़ population का consumption का level अभी भी कंपनी में बढ़ ही रहा है. मेरा सबसे important point जो है वो ये है, मैं जो बात करना चाहता हूँ आप सबसे. What is I believe tempting me that at this point of time we are growing by around let's say 8% and even EPS is being grown by around 14%. पहले 18% था, थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से 14 पे आ जाएगा. वापस इन्फ्लेशन जो है वो अगर सेटल डाउन हो जाता है, वापस इंटरेस्ट रेट वापस से कम हो जाते हैं, प्रॉब्ली अगेन दैट ट्रेजेक्टरी विल गोइंग टू गेट ओपन. बिकॉज एक नया छक्का मारने के लिए जो है आपको एक 1 फुट मतलब 1 बैक फुट लेना पड़ता है. एंड देयर इज नो समथिंग रॉन्ग, राइट. द पॉइंट इज़ बेसिकली आई बिलीव हम लोग 2011 में इट वॉज अराउंड 6000 का निफ्टी था. आज 2011 से 2021-22 की बात करें हम लोग, आज 6000 का निफ्टी जो है 16000 हो गया. ऑलमोस्ट मतलब 18000 हो गया था. 3 times 11 साल में 3 गुना पैसा. इज समथिंग अमेजिंग. आई बिलीव 2022 में हम लोग आज खड़े हैं. एंड इफ अनदर 2027 इफ दिस विल टू गेट डबल, आई बिलीव वी शुड नॉट बी सरप्राइज. अगला 1 साल बहुत पेनफुल है, सर्टनली ये, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े, इसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा.
चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जहाँ पे सी एक बहुत बड़ा लेसन हमको इसे चाइना से भी लेना है। चाइना में आज क्या हुआ है, ह्यूज रियल एस्टेट का बिल्टअप हुआ है। रियल एस्टेट यहाँ से नहीं बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता, रियल एस्टेट बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट आप फाइनेंशियलिज्म जो है, फाइनेंशियलाइजेशन जो है वो कंट्री का होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज वाई टुडे all the Western countries are stable or growing because they have done their financialization of country in an amazing great level. Why China is struggling at this point of time? Because China का exposure सिर्फ एक ही asset class में, that is called as a real estate. तो चाइना में घोस्ट सिटी है, चाइना की खुद के अलग अलग चैलेंजेस है, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ये बताता, ये लेसन है पूरे इंडिया के लिए, लेसन है ये कि अगर हम लोगों ने अपना फाइनेंशियलाइजेशन नहीं किया, अगर हम लोगों ने अपने असेट्स को सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया, और अगर हम लोगों ने अपने असेट्स को एक लिक्विड असेट्स के रूप में बिल्ड नहीं किया, तो एक बहुत ही डिफरेंट रिस्क जो है वो पूरे सिस्टम का, पूरे इंडिविजुअल बैलेंस शीट का और गवर्नमेंट बैलेंस शीट का, दोनों का बढ़ेगा. आई बिलीव दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रो टुवर्ड्स द financial products in the industry, and I believe that this is amazing level to really think about an investment. I believe another 1 year of the time of the investment, and उसके बाद का जो है रीप अप इफेक्ट आएगा, जहाँ पे आपको रीपिंग करना है, जहाँ पे आपको पैसा, मज़ीद पैसे को एंजॉय करना है. So this is overall from my side. But yes, next 1 year amazing level to really invest into India. Thank you very much. Any comment, anything, any whatever like you feel, whatever like question which you have, please do post into the comment box. Thank you very much. Please do subscribe the channel Imperial Money Investment Safe Future.